हाँ जी, तो प्यारे बच्चों, आज हम ज्योग्राफी का सेकेंड लेसन शुरू करने जा रहे हैं। और आज मैं आपको इसमें लैंड रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगी। लैंड रिसोर्सेज के बारे में हम ज्यादा इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि लैंड रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जिसके ऊपर बाकी सारे रिसोर्सेज डिपेंड है। हमारे सारे जितने भी काम है, हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो सारी लैंड के ऊपर ही निर्भर है। और हमारी लैंड ही सारे वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट करती है, और साथ में ये हमें बाकी रिसोर्सेज भी देती है। हमारे वाटर के रिसोर्सेज, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज, ये सभी फेल हो जाएंगे अगर हमारे पास लैंड का रिसोर्स ना हो। इंसान पूरी तरह से लैंड पर ही डिपेंड है एग्जिस्टेंस के लिए। अगर लैंड ना हो तो हमारा सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई भी ऐसा और प्लेनेट नहीं है जिस पर जीवन संभव हो सिवाय अर्थ के। तो इसलिए हमें इस अर्थ को बड़े संभाल के रखना है, इसकी बहुत अच्छे तरीके से केयर करनी है, क्योंकि यही हमें सब कुछ चीजें देती है। अब हम अगर इसके बारे में जाने कि हमारे इंडिया का पूरा ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, तो वो है हमारे पास 328.73 मिलियन हेक्टेयर्स। ये आप अच्छी तरह सभी बच्चे याद रखना, 328.73 मिलियन हेक्टेयर्स। अब इसमें से हमारे पास जो एरिया है, हमारे इंडिया की जो अलग अलग प्लेसेस है, वहां पर कहीं पर प्लेन्स है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं प्लेटूज है। तो उनकी परसेंटेज कैसे है? लैंड हमारे जो इंडिया में है प्लेन्स के द्वारा जो घिरी हुई है वो है 43%। और ये जो लैंड है प्लेन्स वाली, ये किस काम आती है? हम इसको एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री के लिए यूज करते हैं, और बिल्डिंग्स बनाने के लिए, और भी कई चीज कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रेलवे, रोड्स एक्सेट्रा बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। दूसरा आ गया हमारा लैंड जो माउंटेन्स के द्वारा कवर होती है, और वो कितनी है? 30%। अब जो माउंटेन्स है वो हमें क्या देते हैं? सभी नेचुरल रिसोर्सेज देते हैं। और वो नेचुरल रिसोर्सेज किस फॉर्म में होते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स की फॉर्म में होते हैं। और इसके साथ साथ हमें कुछ ऐसी चीजें भी देते हैं जो हमें इनडायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स से मिलती है। साथ में ही हमारे रिवर्स में जो पानी आता है वो भी माउंटेन से ही आता है, और पूरा साल हमारे देश में पानी की तंगी नहीं होती इसकी वजह से। तीसरे आगे प्लेटूस, इनके द्वारा कितना क्षेत्र कवर होता है? 27%। और इनसे हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती? मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, और फॉरेस्ट भी होते हैं प्लेटूस में। एक्चुअली माउंटेन्स जो होते हैं वो काफी हाई फॉर्म ऑफ लैंड होते हैं, लेकिन जो प्लेन्स होते हैं वहां पर पूरा प्लेन सरफेस होता है लैंड का। लेकिन जो प्लेटूज होते हैं वो इन बिटवीन द माउंटेन्स एंड लैंड होते हैं। अब हमें लैंड को यूटिलाइज किस किस तरीके से करना है, हम किस किस काम में लैंड को यूटिलाइज कर रहे हैं। सबसे पहला नंबर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमारी काफी लैंड यूज हो रही है। फिर फॉरेस्ट्री में कुछ एरिया जो है फॉरेस्ट के लिए रिजर्व होता है, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ये सब लैंड पर ही कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा और भी कई चीजें जैसे माइनिंग भी करके हम लैंड को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको लैंड के सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स के बारे में बताऊंगी, और वो है फॉरेस्ट। और ये लैंड के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम इससे कुछ फायदा ले सके। तो फॉरेस्ट होती क्या चीज है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को जानने की क्या है। असेंबलेज ऑफ वेरियस प्लांट्स, बुशेस, श्रब्स, ग्रास, क्रीपर्स इन ए गिवन सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस। कि फॉरेस्ट हम उस जगह को कह सकते हैं जहां पर छोटे छोटे पौधे हो, झाड़ियां हो,
और घास हो या लताएं हो और साथ में बड़े बड़े पेड़ भी हो, लेकिन हर फॉरेस्ट में एक जैसे पेड़ नहीं होते। एनवायरनमेंट की कंडीशंस के अनुसार इनमें से जो भी कुछ चीजें नेचुरली जो ग्रो करेंगी उस एरिया को हम फॉरेस्ट कह सकते हैं। अब फॉरेस्ट जो है ये 3 टाइप के हैं, मेजर इनकी 3 कैटेगरीज है। सबसे पहले कैटेगरी है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इनमें वो वाले फॉरेस्ट आते हैं जहां पर पूरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और घास हो या लताएं हो और साथ में बड़े बड़े पेड़ भी हो, लेकिन हर फॉरेस्ट में एक जैसे पेड़ नहीं होते। एनवायरनमेंट की कंडीशंस के अनुसार इनमें से जो भी कुछ चीजें नेचुरली जो ग्रो करेंगी उस एरिया को हम फॉरेस्ट कह सकते हैं। अब फॉरेस्ट जो है ये 3 टाइप के हैं, मेजर इनकी 3 कैटेगरीज है। सबसे पहले कैटेगरी है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इनमें वो वाले फॉरेस्ट आते हैं जहां पर पूरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के मुताबिक यहां पर पूरी तरह से यहां पर प्रतिबंधित एरियाज नहीं है। दूसरे है रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट वो एरियाज होते हैं जहां पर पूरी तरह से फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन दी जाती है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अनुसार। और तीसरी कैटेगरी में वो वाले आते हैं, उन फॉरेस्ट को हम इंक्लूड करते हैं जो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कहलाते हैं। और इनमें वो आएंगे जिनको कि हम फॉरेस्ट में रिकॉर्ड तो कर लेते हैं, लेकिन ये ना रिजर्व की कैटेगरी में आते हैं ना प्रोटेक्टेड की कैटेगरी में आते हैं। तो एक बार हम फिर से आपको बता दें कि जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं इनमें फुल डिग्री प्रोटेक्शन होती है, और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं इनमें लिमिटेड प्रोटेक्शन होती है। उसके बाद जो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है उनमें मतलब फॉरेस्ट में तो आएंगे ही वो, लेकिन ना वो रिजर्व वाले इनके ऊपर प्रतिबंध लगेंगे ना प्रोटेक्टेड एरियाज वाले लगेंगे। अब जो फॉरेस्ट है हमारे, फॉरेस्ट का जो पूरा एरिया जो मतलब नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार डिजायरेबल एरिया जो है कितना हमारे पास होना चाहिए, कम से कम कितने फॉरेस्ट होने चाहिए, वो है 33%। लेकिन हमारे पास कितना है इंडिया में 22.9, और हम इसमें अभी पीछे हैं, हमारे पास जंगल काफी घट रहे हैं। तो आज आपको पता चल गया होगा लैंड रिसोर्स और फॉरेस्ट के बारे में पूरा। इसी के साथ हमारा लेसन कंक्लूड हो जाता है।